नमस्कार साथियों, स्कूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्कूल एकेडमी में आपको मिलेगा अपने स्कूल के क्लास वाली फीलिंग और अपने विषय की सही समझ। इसके साथ ही आपको मिलेगा किताब को पढ़ने का सही तरीका। आज का वीडियो क्लास आधारित है एनसीईआरटी कक्षा 12 के इतिहास की पहली पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के चैप्टर फर्स्ट पर। दोस्तों, वैसे तो कक्षा 12 में हमें भारतीय इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत इतिहास की 3 किताबें पढ़नी हैं। पहली किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसके अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरी किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि आज के वीडियो क्लास में हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। साथियों, इस किताब के चैप्टर्स काफ़ी लंबे हैं, इसलिए हम प्रत्येक अध्याय को 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज का चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यताएं मौजूद थी। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तौर तरीकों के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। वे शाकाहारी थे, मांसाहारी थे अथवा सर्वाहारी थे। वे कौन कौन से अनाज और कौन कौन से जानवरों का मांस खाते थे। हमें यह भी जानने को मिलेगा कि वे कौन से जानवर को पालतू बनाते थे। और आगे हम जानेंगे हड़प्पावासी खेती के लिए किन किन तरीकों, तकनीकों, औजारों और अन्य संसाधनों का प्रयोग करते थे। साथ ही सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाते थे। दोस्तों, हम हड़प्पाकालीन बस्तियों और शहरों के बनावट के बारे में भी जानेंगे। हम यह जानेंगे कि हड़प्पा के नगर किस प्रकार से नियोजित थे, जिनके लिए हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता कहा जाता है। शहरों में नालों का निर्माण, भवनों के स्थापत्य कला और उस दौरान के दुर्ग किलों के बारे में रोचक जानकारी भी पढ़ने को मिलेगा। फिर अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और अवलोकन करेंगे उस दौरान के सामाजिक भिन्नताओं का, जिसके तहत हम जानेंगे कि हड़प्पावासी मृत लोगों का दाह संस्कार कैसे करते थे और ऐसी कौन सी चीज थी जो गरीबों और अमीरों के सामाजिक जीवन में अंतर पैदा करती थी। लोग विलासिता के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे। इसके अलावा हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के उद्योग धंधों, व्यापार, मुहरे, लिपि, बाट और शासन प्रशासन के बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। साथियों, चूंकि हम जानते ही हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है, जो कि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो आखिर आज हम उस सभ्यता के बारे में कैसे जान पाए और किन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, इस बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के चैप्टर फर्स्ट का पहला भाग। हड़प्पाई मुहर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों,
आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। चलिए जानते हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी-कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट मतलब कि ईसा पूर्व से है। कभी-कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एनो डामिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईस्वी पूर्व, सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। जैसा कि मानचित्र 1 में दर्शाया गया है, कुछ विकसित हड़प्पा पुरास्थलों को आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। किन किन जगहों, किन किन क्षेत्रों में ये स्थान मौजूद हैं और कौन कौन से स्थान हैं जो विकसित हड़प्पा पुरास्थल को इंगित करते हैं। और इसी के साथ हम मानचित्र 2 को भी देख लेते हैं। मानचित्र 2 में आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। इन क्षेत्रों को भी आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम अध्याय पे लौटते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां। सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है और थार रेगिस्तान भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र है। चलिए जानते हैं सिंध में बस्तियों की कुल संख्या 106 थी और चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या 239 थी।
सिंध क्षेत्र में आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 मिले हैं, तो चोलिस्तान में आरंभिक हड़प्पा स्थल 37 हैं। सिंध क्षेत्र में विकसित हड़प्पा स्थल 65 हैं। चोलिस्तान में विकसित हड़प्पा स्थल 136 हैं। सिंध क्षेत्र में नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 हैं। चोलिस्तान में नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 132 हैं। सिंध क्षेत्र में त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 हैं, तो चोलिस्तान में त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 33 हैं। इसके बारे में मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यान से देखने पर उनका आपस में तुलना करने पर हमें और अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है और हम चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से विकसित हड़प्पा स्थल के क्षेत्र हैं जहां पहले आरंभिक हड़प्पा स्थल मौजूद थी और कौन कौन से ऐसे हड़प्पा स्थल हैं जहां पर पहले आरंभिक हड़प्पा स्थल मौजूद नहीं थे। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा स्थल का आरंभ कैसे हुआ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। मतलब कि इनके बीच में कुछ समय था जिससे कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों में और उनके द्वारा यूज किए गए वस्तुओं में अंतर था। चलिए अब हम जानते हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों के बारे में। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे बराह मतलब कि सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। चलिए अब जानते हैं कि हड़प्पावासी के लोग खेती करने के लिए कौन कौन सी प्रौद्योगिकी का यूज करते थे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं,
पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृद मूर्तियां यह इंगित कर कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा से संबंधित है से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो कि राजस्थान में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्दुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं चित्र 1.5, इसमें धौलावीरा से मिला जलाशय को दिखाया गया है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और हम अध्याय में आगे चलते हैं और जानते हैं पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थीं। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। यह उद्धरण फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो जो कि 1937 में लिखा गया था से लिया गया है। इसे अर्नेस्ट मैके ने लिखा है। साथियों इस भाग में इतना ही और मोहनजोदड़ो के बारे में हम अगले भाग में देखते हैं।